हेलो एवरीवन, गेट 2026 अभी अभी उसका रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एग्जाम में थर्ड ईयर में रैंक लाने वाले लोगों की झड़ी लग गई है। ऐसा क्या किया जाता है थर्ड ईयर में कि रैंक आ जाती है यार? कैसे आती है थर्ड ईयर में रैंक? और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं गेट एस्पिरेंट्स के। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर 8 मंथ्स आर इनफ, 9 मंथ्स आर इनफ, 5 मंथ्स आर इनफ, कितने मंथ इनफ होते हैं गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए? इन सब का जवाब मैं नहीं, आज हमारे गेस्ट देंगे, क्योंकि आज हमारे सामने एक ऐसे गेट 2026 के रैंकर टॉपर बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ मंथ्स में गेट प्रिपरेशन की, थर्ड ईयर में रैंक लेकर आए हैं ये 70। तो सबसे पहले स्वागत करिए हमारे आज के गेस्ट का, निखिल। बहुत-बहुत स्वागत है निखिल। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। थर्ड ईयर में ऑल इंडिया रैंक 70 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रिपरेशन ना करते हुए। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? कैसा फ़ील हुआ जब ये रिज़ल्ट आया? सर रिजल्ट आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खुश था मैं, क्योंकि इतनी रैंक मैंने स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं की थी। और आपने टोटल कितने मंथ्स का प्रिपरेशन किया? सर नियर 5 टू 6 मंथ होगा। 5 टू 6 मंथ्स प्रिपरेशन किया। यस सर। उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आई थी आपकी? हाँ जी सर, बिल्कुल। सेमेस्टर एग्जाम आई और 5 टू 6 मंथ्स में ऑल इंडिया रैंक 70। यस सर। और अगर और 1 साल मिल जाता तो 70 में से 0 हट के 7 आ जाता, ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता, शायद, सर पता शायद नहीं, आ जाता। आ जाता। अब जब शुरू किया था, वहाँ से शुरू कर दें। ठीक है। क्यों गेट लिखने का सोचा? जैसा आपने कहा अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या उसके पहले आपका माइंड में था कि मैं गेट लिखूँगा कभी? नहीं सर, बिल्कुल सोचा ही नहीं था उससे पहले तो। बट अगस्त में अचानक से कुछ हृदय परिवर्तन हुआ? हाँ जी सर। अगर क्यों सर सोचा क्योंकि ऐसा? सर प्लेसमेंट में मुझे बिलीव नहीं था कि अच्छी लग पाएगी मेरी। ओके। तो मैंने सोचा कि टायर 3 कॉलेज से हम प्लेसमेंट तो मिल नहीं सकती, हाँ। तो आईआईटी या आईएससी जाके कुछ किया जाए ओके। एमटेक करने और के लिए। गेट की तैयारी शुरू की। हाँ जी सर। चलिए, और गेट की तैयारी जब आपने शुरू की तो टारगेट क्या था आपका कि क्या करूँगा थर्ड ईयर में, कुछ अच्छा आएगा रिज़ल्ट या नहीं आएगा? सर स्टार्टिंग में टारगेट तो मेरा सर 4th ईयर में था रैंक लेके आने का। अच्छा, पर थर्ड ईयर में ही आ गई। हाँ जी सर। पर फिर भी फाइनल ईयर में इसको और बेहतर करेंगे। हाँ सर। चलिए, तो टारगेट अगर फोर्थ ईयर का था तो आपने 2 ईयर के हिसाब से शुरुआत में प्रिपरेशन की। हाँ सर। बट फिर कब माइंड चेंज हुआ कि नहीं मैं थर्ड ईयर में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ? सर जैसे लाइव लेक्चर स्टार्टिंग के 1 या 2 ही लाइव लेक्चर देखे थे मैंने, हुँ। तो फिर मुझे लगा कि थर्ड ईयर में अगर मैं कर लेता हूँ तो प्रेशर कम हो जाएगा मेरे पास फोर्थ ईयर हाँ। में। अगर ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी तो अगर मेरी 500 के अंडर भी आ रही है, तो प्रेशर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। हुँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थर्ड ईयर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, और आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ सर। कितना टाइम लिया आपने सिलेबस कंप्लीट करने में? सर नियर 3 टू 4 मंथ। 3 से 4 महीने में सिलेबस पूरा खत्म कर दिया? हाँ सर। या 3 से 4 महीने में बच्चे 2 कोर्स नहीं पढ़ते हैं? ऐसा कैसे हो पाया? आई मीन कितना समय आप पर डे बेसिस पे देते थे? सर पर डे में 10 आवर देता था लगभग। 10 घंटे, हाँ और सर। कॉलेज कॉलेज से अलग। बहुत मिनिमम कर दिया। कॉलेज सर वही 8 घंटे का कॉलेज तो होता ही है। हाँ, तो वो अटेंडेंस का भी आपके यहाँ भी वो हाँ सर। रहता ही है, एक नॉर्म रहता है कि 70% कुछ अटेंडेंस हाँ। रखनी है। तो उसके अलावा आपने 10 आवर्स पढ़ाई करी डेली हाँ सर। ऑन एन एवरेज। इतना मोटिवेशन कैसे आता है? मतलब एक दिन कोई बच्चा अगर 10 घंटे पढ़ लेता है तो अगले दिन बोलता है बस हो गया, हमारी ज़िंदगी का यही यही सार था कि एक दिन 10 घंटे पढ़ना है, बस यही हमारा अचीवमेंट। तो स्टार्टिंग में 10 घंटे नहीं था, स्टार्टिंग में 6 आवर 5 आवर ऐसे था। हाँ। लेकिन कुछ 1 वीक या 2 वीक के बाद मेरा 10 आवर तक पहुँच गया था। पहुँच गया था। तो ये मोटिवेशन आता कहाँ से कि 10 घंटे लगातार रोज़ पढ़ लो? आपको कभी न कभी तो ब्रेकआउट फ़ील होता है ना कि अब बर्नआउट हो गया यार, बहुत थक गए, अब लगातार नहीं हो पाएगा? हाँ सर, क्योंकि मैं बीच-बीच में गैप में सर म्यूज़िक सुनता रहता था, तो अच्छा। उससे हेल्प मिल जाती है। आपका फ़ेवरेट गाना देन? गाना सर फ़ेवरेट तो ऐसा कोई है नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे। किस जॉनरे का गाना आपको ज़्यादा पसंद आता है? सर करण औजला का अच्छा लगता है। ओके, पंजाबी गाने हाँ सर, अच्छे लगते हैं, पंजाबी है, हरियाणवी भी सुनता हूँ। हरियाणवी भी सुनते हैं। चलिए बढ़िया। तो म्यूज़िक सुनने से थोड़ा-सा रिलैक्स हो मूड जाता है माइंड। मूड लाइट हो जाता है। हाँ सर। गाते भी हैं आप? नहीं सर, गाता नहीं हूँ। गाते तो हैं पर सुर में नहीं गाते। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वापस आपकी प्रिपरेशन की जर्नी पे आते हैं। जैसा आपने कहा कि आपने 10 आवर्स तक भी स्ट्रेच कर लिया मैक्सिमम। पर जैसे फेस्टिवल आते हैं, है ना? दिवाली आई, रक्षाबंधन आई, फिर दशहरा आया, न्यू ईयर आया, ठीक है? कुछ बर्थडेज़ वगैरह भी आते हैं, फ्रेंड्स की कुछ पार्टीज़ हो जाती हैं। तो वो उनमें फिर आपने अपने आप को कैसे प्रिपरेशन में रखा? सर उसमें सर 10 आवर तो नहीं हो पाता था, घट डिक्रीज़ हो जाता था, तो हाँ, कोई इवेंट आता, हाँ। पर बिल्कुल ज़ीरो नहीं होने दिया कभी मैंने। ज़ीरो नहीं होने दिया। हाँ ये आपका एक बहुत बड़ा ख़ासियत रहा कि आपने ज़ीरो नहीं होने दिया, हाँ कुछ सर, तो करना है। डेली सर कुछ ना कुछ तो पड़ता था। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आज पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है?
हाँ सर, होता था बीच-बीच में। तो फिर उस टाइम पे आप क्या करते थे? सर उस टाइम में मैं आगे नहीं पढ़ता था, रिवीज़न कर लेता था पिछले कोर्सेज़ तो के। कुछ तो फिर पढ़ाई का ही करना है, चाहे नया ना मत पढ़ो, रिविज़न कर लो। हाँ सर। अच्छा, तो ये जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है किसी दिन, या तो आप किसी लाइव लेक्चर में बैठ जाओ, चलो ऐसे ही सुन लेंगे, टाइम पास कर लेंगे। या फिर आप जैसा कि निखिल ने कहा कि जो कंप्लीटेड है उसी को ही रिवाइज़ कर लो, पर ज़ीरो मत होने दो। क्योंकि अब आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है, ये अगर वेस्ट किया, तो आगे जाके ये समय को हम दूसरे टाइम से या दूसरी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या तो रिज़ल्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या फिर हम कोई और चीज़ हमें कम करनी होंगी, जो कि अगेन हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ला सकता है। तो आपने सिलेबस जैसे कहा कि 3 से 4 महीने में कंप्लीट किया। हाँ जी सर। उसके बाद आपने प्रैक्टिस की। हाँ, पीवाईक्यूज़ कितनी बार लगाए आपने? पीवाईक्यू 2 टू 3 टाइम सॉल्व किया था मैंने। 2 से 3 बार पूरे पीवाईक्यू सॉल्व हाँ किए। सर। कौन-सा सब्जेक्ट लगा कि यार ज़्यादा टफ है और कौन-सा ईज़ी है? सर सी और डीएससी ईज़ी लगा था मुझे। हाँ, स्टार्टिंग में सीएन और सीओए बहुत टफ लगता था। और बाद में? बाद में सर सीओए और सीएन दोनों ही मेरे 100% एक्यूरेसी थी पेपर में वो। क्या बात है! आप सोच सकते हो कि मतलब ऐसे कोर्सेज़ जो हम क्लासरूम में बोलते हैं, अपफ्रंट बोलते हैं कि ये वो कोर्सेज़ है जो हाइली डायनामिक हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आएँगे, एग्ज़ाम में हट के क्वेश्चन आएगा, जो हर किसी से नहीं बनेगा। और ये बच्चा यहाँ मेरे सामने बैठ के और बात कर रहा है कि शुरुआत में टफ लगता था सर, बट बाद में एग्ज़ाम में हमने 100% एक्यूरेसी निकाली उस चीज़ में। तभी ये रैंक मेकर कोर्सेज़ होते हैं, अगर यहाँ 100% एक्यूरेसी है तो रैंक तो पक्की है। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, शुरुआत में सोचा था कि थर्ड ईयर में जब आपने प्रिपरेशन की, जैसे आपने कहा कि थर्ड ईयर में उतना टारगेट नहीं था, बट जैसे-जैसे आपकी प्रिपरेशन में सिलेबस आपका खत्म हो गया और प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि अब 100 या अंडर 500 आ सकती है? कॉन्फिडेंस सर हाँ, आ गया था लास्ट तक तो। लास्ट तक आया, हाँ पर सर, बीच बिल्कुल। में नहीं आ रहा था। बीच में नहीं आ रहा था सर। अच्छा, और मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट सर मैंने दिसंबर के एंड में स्टार्ट किया था, 29 दिसंबर के न्यू ईयर। फुल लेंथ वाले? हाँ। और उसके पहले सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़? सब्जेक्ट वाइज़ सर मैं जैसे एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो पिछले वाले सब्जेक्ट जो किया उसके टेस्ट दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज़। ओके, तो सब साइड बाय साइड स्टार्ट कर दिए थे, हाँ सर। और उनमें क्या एक्यूरेसी आती थी आपकी? उनमें सर 70% क्या नहीं रहती थी। ओके, पहली बार जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, तब कितना परसेंटेज पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लेते थे सबसे पहले अटेम्प्ट में? ये 50 टू 60% हो जाते थे। 50%, 60%? उस वक़्त लगा था कि 50-60% ही पीवाईक्यू हो रहे हैं, तो रैंक कैसे आएगी? हाँ सर, लगा था उस टाइम तो। फिर? फिर सर कि प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। खुद पे थोड़ा बिलीफ रखा। ओके। देखो, आप सुन रहे हो ना, यही बातें जब हम, हर कोई टीचर आपको क्लासरूम में कहता है, आप बिलीव करना पड़ेगा उस बात को कि जब आप पहली बार पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, सारे थोड़ी बनेंगे आपसे। 50 टू 60% एक्यूरेसी भी फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व, और अगर आपकी बनती है, ये भी काफ़ी इनफ है, क्योंकि बाद में इम्प्रूव हो जाएगा, आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान है प्रिपरेशन का, यही प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आप 50% पीवाईक्यू भी सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपकी सीट जो है रेडी है। जैसे ही निखिल जाएँगे, आपके लिए ये सीट रिज़र्व हो जाएगी। कुर्सी आप ही की, आप ही को बैठना है। अगले साल फिर आपकी इंटरव्यू होगी और आप टॉपर में, रैंकर में डेफ़िनिटली आ सकते हैं। बस आपको ऑफ कोर्स आगे की मेहनत जो है वो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। सबसे पहला मॉक टेस्ट जैसा आपने कहा 29 दिसंबर को लिखा। हाँ सर। कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे 45 के नियर आए थे। 45 मार्क्स। हाँ। 45 मार्क्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। हाँ क्या सर। फ़ील आया? सर उस समय थोड़ी देर के लिए तो डिमोटिवेट हो गया था। फिर? फिर सर कि इम्प्रूव करेंगे, टेस्ट को पूरा एनालाइज़ किया अच्छे से, और उसमें से जो सिली मिस्टेक्स बहुत सारी की थी, जैसे मैंने मुझे 20 क्वेश्चन तो मैंने सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग कर दिए थे उसमें। ओके। तो वो फिर समझ में आया कि समझ में कहाँ आया, था? फिर इम्प्रूव किया, कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ओके। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपके हाईएस्ट मार्क्स कितने थे किसी टेस्ट में? 73 के नियर हुए थे सर। 73। हाँ सर। अब एग्जाम में आए 77, यस सर। उससे ज्यादा। हाँ। आप देख सकते हो, यही चीज मैं आप लोगों को हर बार कहता था कि मॉक टेस्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिपरेशन है, बट रिफ्लेक्शन ऑफ गेट स्कोर नहीं है। मॉक में अगर आपके किसी के 70 आ रहे हैं, सर मुझे मॉक में 45 आ रहे हैं, मेरे को एग्जाम में कितने आ जाएंगे? मॉक में अगर 70 आ रहे हैं तो एग्जाम में कितने आ जाएंगे? ये कोई नहीं बता सकता, ना खुद आप। तो आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम लिखने पे, कंसंट्रेशन होना चाहिए प्रिपरेशन पे, रादर देन आस्किंग सच क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में अगर आप मॉक टेस्ट में 70-75 ला रहे हो, तो एग्जाम में 80 भी आ सकते हैं, एग्जाम में 60 भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेपर एंड द डे, और आपका परफॉर्मेंस और आपकी प्रिपरेशन जो वहां उस दिन रिफ्लेक्ट करेगी। तो कह नहीं सकते कि मॉक में जितने आ रहे हैं उतने ही वहां आएंगे, एवरेज उतने आ जाएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ज्यादा रहेंगे तो देखिए, निखिल एक एग्जाम्पल है आपके सामने है कि ज्यादा आ सकते हैं अगर आपका
प्रिपरेशन अच्छा है तो। फाइनल ईयर जब आप मॉक्स लिख रहे थे 70 तक पहुँच गए थे, तब कॉन्फिडेंस आ गया था हाँ सर, तब आ गया कि था अब कि तो अब 100 ला 200 आ गया था, क्योंकि 70 पास 200 तो आ ही जाती है लगभग 70 70 के के आस। आसपास 200 आ सकती है, हाँ सर। पर अंडर 100 का कभी नहीं सोचा। नहीं सर, 100 तो तब रिलीज हुई थी इनकी आंसर शीट, तब लगा था कि अब आ सकता है 100। ओके, और जब पेरेंट्स को ये बात बताई तो सर पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। कि अंडर 170 रैंक आ गई, हाँ सर। क्या रिएक्शन था, पहला रिएक्शन पापा का? पापा का सर यही था कि बहुत ही अच्छा किया तूने, हमें ग्रेट, इतना प्राउड फील करा दिया है। प्राउड फील करा दिया है। जब फादर लोग ऐसी बातें करते हैं ना, यूजुअली बात नहीं करते, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे हार्डली याद है कि पापा ने मेरी तारीफ की होगी कभी, अभी भी नहीं करते। पापा मुझे सिंपैथी भी नहीं देते हैं। मैं अगर मैं बोलता हूँ क्लास, पापा यार आज तो क्लास में थक गए, तो पापा बोलते हैं काम करने से कोई थकता है? स्टिल मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बट स्टिल पापा कभी नहीं बोलेंगे कि थक गए हैं तो अरे चलो आराम कर लो या कुछ नहीं, काम करने से कोई थकता है क्या, 2 क्लास और ले सकते हैं अभी तो हम। हमेशा मोटिवेट करेंगे। मैं बोलता हूँ मैंने ये अचीव कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे का क्या प्लान है? सो ही नेवर, हार्डली तारीफ जो है वो निकलती है फादर की। पर थर्ड ईयर में रैंक लाने के बाद जब फादर की जो तारीफ है वो बहुत प्रीशियस होती है, हाँ सर। राइट? चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप अपने लिए ऑफ कोर्स अपने करियर के लिए तो करते ही हैं, बट जो फादर होते हैं वो समझते हैं इस बात को कि करियर का कितनी अहमियत है आपकी लाइफ में आगे। और जब आप ऐसा करियर ब्रेकिंग रिजल्ट लेके आते हैं ना कि एकदम यहाँ थे, ज़ीरो पे बैठे हुए थे नीचे, और फिर एक सिंगल जंप से सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच जा रहे हो, टॉप ऑफ द कंट्री के कॉलेज में पहुँच जा रहे हो, तो आपसे कहीं ज़्यादा प्राउड जो है आपके फादर को फ़ील होगा। और इस सक्सेस, आई गेस इस सक्सेस का ज़्यादा मज़ा वही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो अपने सोशल नेटवर्क में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में। तो रिज़ल्ट आपके पास, आपके फ्रेंड्स आएँगे, कुछ रिलेटिव्स आएँगे, पर उनके पास ज़्यादा लोग आएँगे। हाँ सर। उनकी तारीफ़ करेंगे कि अरे बच्चे ने तो ये कर दिया यार, कमाल है साहब। है ना? हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा कुछ हुआ एक्सपीरियंस कि किसी स्पेसिफिक किसी रिलेटिव्स के ढेर सारे कॉल आए या मैसेजेस आए? सभी के आए हैं सर, सभी सभी के आए? रिलेटिव्स के आ चुके हैं मैसेज और तो। फादर ने आपको ये बात बताई कि पापा ने बताया कि इतने-इतने इनका भी फ़ोन आया, आज तो इनका भी आया? बताया नहीं, मुझे नहीं बताया सर वैसे। अच्छा, आपको नहीं बताया। सी फादर लोग ऐसे ही करते हैं कि सक्सेस ज़्यादा सिर पे चढ़नी नहीं चाहिए बच्चे की। हाँ सर। वरना फिर ये आगे मेहनत नहीं करेगा, राइट? फादर्स आर ऑलवेज़ लाइक दैट। वो चाहते हैं कि आप एक एक सक्सेस ली है, तो आप रुको मत, बस चलते रहो, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे और चैलेंजेस आएँगे। फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर में सर अभी तो एमटेक करने की सोचा है। एमटेक कहाँ से करने का सोचा है, कुछ आइडिया? ये नहीं सोचा सर अभी कहाँ नहीं से। है। तो कुछ शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस तो होंगे? सर आईआईएससी है, आईआईटी बॉम्बे है, मद्रास है। ये 3 टॉप 3 मिल तो जाएगा हाँ वैसे सर। भी, पर अभी सोचा नहीं है। बट फाइनल ईयर में रैंक इंप्रूव करने की हाँ ट्राई सर, करेंगे। सोचा है, ट्राई करेंगे पूरा। चलिए, तो मैं चाहूँगा कि एक इंटरव्यू अगले साल फिर से हो। 70 जो हमारी 2 डिजिट है उसमें से 1 डिजिट कम हो और सिंगल डिजिट में हम आएँ, कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए, फिर से आपकी प्रिपरेशन में आते हैं। जैसा आपने कहा कि हमने पीवाईक्यूज़ किए। प्रैक्टिस में जब कभी कोई क्वेश्चन लंबा समय लेता है कि यार क्वेश्चन बन नहीं रहा है, इसकी अप्रोच नहीं समझ में आ रही है, आपने ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया? सर जैसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा समय लेता है तब, तो हम उसमें सबसे पहले उसके कंसेप्ट को दोबारा रीड कर लेता था सर मैं। एक बार दोबारा कंसेप्ट रिवाइज़ करता था, और उसके बाद फिर उसको 2 से 3 बार दोबारा रिपीटली लगाता था उस टाइप के क्वेश्चंस को। जिससे फिर आगे अगर वो सेम कंसेप्ट आता है, तो रिकॉल जल्दी हो जाता है। ओके। बच्चों को एक बड़ी और प्रॉब्लम आती है रिटेंशन की, सर टॉपिक याद ही नहीं रहते हैं। हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद तो भूल जाते हैं सब, तो रिवीजन करना पड़ता है। आपके साथ क्या ऐसा हुआ कि जो पढ़ा हुआ था पुराना भूलने लगे? फिर रिवीजन कैसे आपने टैकल किया? हाँ सर, स्टार्टिंग में भूल जाते, जैसे मेरे एंड सेम आए थे, बीच में तो गैप आ गया था, तो मैं फिर दोबारा सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स थोड़े भूल गया था। फिर रिवीजन किया? फिर सर रिवीजन कर रहा था, जैसे सुबह रिवाइज़ किया 2 घंटे सब्जेक्ट की थ्योरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाए। उससे सर बहुत हेल्प मिलती है, साथ में रिवाइज़ और क्वेश्चन दोनों एक साथ। अभी आपने जो एक चीज़ यहाँ बोली है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम गेट की प्रिपरेशन कॉलेज के साथ करते हैं, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बीच में आ जाते हैं। हाँ। अब सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए डेफ़िनिटली समय तो निकालना पड़ेगा। उस टाइम पे गेट प्रिपरेशन का क्या होगा? सर मैंने तो उस समय बिल्कुल छोड़ ही दिया था गेट को, ज़ीरो। 10 से 15 दिन के लिए सिर्फ सेमेस्टर। पर टेंशन नहीं हुआ फिर कि गेट का क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन होगी बची हुई एटसेट्रा? सर हुआ था, लेकिन फिर ये था कि बाद में ज़्यादा पढ़ के रिकॉल कर लेंगे। ज़्यादा पढ़ के रिकॉर्ड कर। अब जितने भी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी सेशंस में भी इस बात को कहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन प्लान अपने समय से आगे होनी चाहिए। क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो 10 से 15 दिन आपकी लेगी,
और उसमें अगर आपने गेट की प्रिपरेशन का बहुत लंबा चीज़ जो है वो छोड़ रखा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लो। निखिल ने भी ऐसा ही किया कि सिलेबस इतनी जल्दी कवर कर लिया कि अगर 15 डेज़ उसकी प्रिपरेशन से हटा लिए गए सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, तो भी उतना ज़्यादा उनकी प्रिपरेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। रीज़न वही था कि ही वाज़ वेल अहेड ऑफ हिज़ प्रिपरेशन, चाहे उन्होंने 8 महीने, 7 महीने या 5 महीने की प्रिपरेशन की, पर उसमें भी ही वाज़ वेल अहेड ऑफ द प्रिपरेशन, ताकि 15 दिन एग्ज़ाम से निकाल के और सिर्फ़ कॉलेज एग्ज़ाम को भी दिए जाए, तो भी ही कुड गेट रियली ग्रेट रैंक। जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, 1 दिन पहले क्या हलचल चल रही थी दिमाग में? सर उस एक दिन पहले तो नींद ही नहीं आई पूरी रात, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रेशर। फिर? फिर थोड़ी बहुत देर के लिए सोए थे मुश्किल से, हाँ, और एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे सेंटर पे वेट वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस टाइम का वेट। हाँ, वो एकदम अलग-सा बटरफ्लाई मूवमेंट होता है, टेंशन भी है, एक्साइटमेंट भी है, कुछ अजीब-सा फ़ील। हाँ सर। पर जब पेपर देखा, तब फिर पेपर देखने के बाद तो 3 घंटे तक पता ही नहीं लगा कब टाइम गया। 3 घंटे कैसे गए? हाँ फुर हो सर। गए, बस पेपर देखा और खत्म किया। हाँ सर। उस 3 घंटे का कुछ आइडिया नहीं। कुछ नहीं पता लगा कैसे 3 घंटे बीत गए। और जब बाहर आए पेपर अटेम्प्ट करके, तब क्या फ़ील हो रहा था कि अच्छी रैंक आएगी? ये था सर 70 तक तो पहुँच ही जाऊँगा। 70 तक पहुँच जाएँगे, ऐसा था। हाँ, तो कॉन्फिडेंट था कि चलो अच्छा किया या नहीं किया या कुछ और अच्छा कर सकते थे? मेरे सर ये कॉन्फिडेंस था कि जितना किया है अच्छा हुआ है। चलिए। आपकी प्रिपरेशन में आपने कब सोचा कि आपको पीडब्ल्यू से ही प्रिपरेशन करनी है? सर जैसे स्टार्टिंग में अफोर्डेबिलिटी में पीडब्ल्यू ही आता है सर, और मैं मिडिल क्लास से हूँ तो इसलिए पीडब्ल्यू चूज़ किया था मैंने स्टार्टिंग में ही। चलिए, और फिर कंटेंट आपको अच्छा लगा, समझ में हाँ आया? सर। ओके। सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ते टाइम बहुत मज़ा आ रहा था? सर पढ़ते समय तो कंप्यूटर नेटवर्क्स, उससे मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन सर ने स्टोरी टेलिंग टाइप पढ़ाया था, तो बहुत मज़ा आया था। मज़ा आया, हाँ, और एक सीओ में भी बहुत मज़ा आया था। बहुत मज़ा आया। चलिए। क्लासरूम की कोई ऐसी चीज़, कोई स्टोरी जो आपको अच्छी लगी या कुछ याद है दिमाग में बैठ गई हो? कोई भी क्लास की, कोई भी सब्जेक्ट की, हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग की हो या सीओए की हो या सीएन की, कोई एक छोटी-सी कोई कोई तो मे बी कोई फ़नी स्टोरी या किसी का कोई क्वेश्चन था जिस पे रिप्लाई किया हो टीचर ने, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको याद हो? सर लाइव क्लास यूट्यूब पे चल रही थी उनकी, अभिषेक शर्मा है सर की, हाँ, तो वहाँ पे मैंने उस सर की प्रॉब्लम को पढ़ा था, वो याद है। अच्छा, सर ने क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग सॉल्व कर दिया था, हाँ, तो उसमें मैंने सर को कहा था, तो सर ने रिप्लाई किया था मेरे कमेंट का। ओके। तो वो बस इतना ही याद है। हाँ सर। आप देख सकते हैं कि कोई कंटेंट को लेके कितना सीरियस है कि उसे सिर्फ कंटेंट याद रखना है। उसे सिर्फ फ़ोकस करना है कि मुझे थ्योरी याद रखनी है, क्वेश्चन याद रखना है, उसको कैसे सॉल्व करना है इतना याद रखना है कि ऑफ कोर्स क्लासेस हम फन बनाते हैं, एंटरटेनिंग बनाते हैं ताकि आप पढ़ते समय उसे एन्जॉय कर पाएँ। बट अगर आप कंटेंट पे फ़ोकस करेंगे, उसे लर्निंग पे फ़ोकस करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली इस तरीके का रिज़ल्ट ला सकते हैं, जो कि निखिल ने करके बताया कि सारी फ़नी स्टोरीज़ तो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि हम सब भूल गए हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट याद है। अगर मैं निखिल से पूछूँगा कैश मेमोरी क्या होती है? इमीडिएटली आंसर आएगा। हाँ सब सर, कुछ याद है, राइट? कंटेंट याद है। कंटेंट याद है, एग्ज़ैक्टली। क्यों? क्योंकि फ़ोकस जो है आपका वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे होना चाहिए, जो कि निखिल ने करके बताया। ये डिफरेंस है जब मैं क्लास में आप लोगों को बोलता हूँ, हर कोई टीचर आपको क्लास में बोलते हैं कि कंटेंट पे फोकस करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइंड में फालतू का कुछ भी नहीं रखना है। अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक, कैसे आप अपने पास टाइम रखते थे कि चलो थोड़ा-सा टाइम मिला है तो कुछ और कर लिया जाए, या मूवीज़ कोई देख हॉबी लेता था थी? सर। मूवीज़, हिंदी मूवीज़, हाँ सर। हिंदी मूवीज़ देखें। अ, डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, पढ़ते-पढ़ते बहुत बार फ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आ गया, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने चले गए एटसेट्रा। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे टैकल किया? सर पढ़ते टाइम मैं फ़ोन को साइलेंट करके दूर रख देता था। और लैपटॉप पे पढ़ते थे, हाँ। बस वहीं से फिर पढ़ा। हाँ सर। और बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लैपटॉप पे कंटेंट रोक दो, कुछ और देखने लग जाओ एटसेट्रा? होता था सर, यूट्यूब खोल लेते थे बीच-बीच में। पर फिर वापस हाँ, आने में ज़्यादा टाइम नहीं हाँ लगता? सर, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए चलाते थे, तो फिर वापस आ जाते थे। ना, हमारे स्टूडेंट 5 घंटे चला लेते हैं। तो फिर रिजल्ट में भी अंतर देखो आपको दिखेगा। अगर आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से वापस आना इज़ इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन किसी को नहीं होते। हमें भी होते हैं, सबको होते हैं। टॉपर्स को भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं। बट डिस्ट्रैक्शन से वापस आना एक कला है जो आपको दूसरों से अलग रख सकती है, और वही जो है निखिल ने करके बताया कि 5 मिनट में दोबारा वापस आ जाते थे। तो यूट्यूब शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए हाँ सर। खूब देखे।
राइट? और फिर वापस स्विच पढ़ने हो पे जाते भी आ थे। गए, स्विच हो गए तुरंत। मॉक टेस्ट की बात करें, टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट आपने जैसा कहा कि सब्जेक्ट के साथ में लिखे, तो वो कब स्टार्ट कर दिए थे? श स जब कोर्सेज़ चल रहे थे तभी? जैसे अगस्त में सबसे पहले सी और डीएसए कवर किया था। हुँ। तो जैसे वो कवर हुआ, उसके बाद मैंने सीओए स्टार्ट किया। तो साथ-साथ सी और डीएसए के सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट सॉल्व करता था, उसी टाइम जीके के। पे और पीवाईक्यू भी उसी टाइम पे, हाँ, पीवाईक्यू एक बार उसी टाइम पे किए थे, फिर एक बार लास्ट में। रिवीजन के टाइम पे किया हाँ सर। लास्ट में। और टोटल कितने मॉक टेस्ट लिखे होंगे आपने फुल लेंथ? फुल लेंथ सर 10 टू 12 मॉक टेस्ट थे और 10 पीवाईक्यू थे। जो 10 पीवाईक्यू मॉक्स। एज़ मॉक, हाँ सर, वो और पीवाईक्यू एज़ मॉक में आपको मैक्सिमम कितना गया? मैक्सिमम सर 90 के करीब चला गया था पीवाईक्यू 90 में। के करीब। कौन से वाले पेपर में? दो लास्ट ईयर वाले में। लास्ट ईयर सेट 1 में जो सबसे ईज़ीएस्ट था। यस सर। चलिए, तो वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट किया कि उतना ही आपका रैंक भी आया उसी के अराउंड। अगर आप 90 प्लस लाते लास्ट ईयर के पेपर में, आप उतना ही लगभग अंडर 100 रैंक लेके आते। तो निखिल, अभी जैसा आपने कहा फाइनल ईयर में अब आप थोड़ा-सा स्किल डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, फिर मास्टर्स के लिए जाएँगे। तो क्या लगता है, आप क्या एडवाइस देंगे हमारे अपकमिंग लर्नर्स को कि वो कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें? अगर गेट के लिए तैयारी करनी है तो कब स्टार्ट करनी चाहिए उन्हें? सर गेट के लिए अभी जैसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी लगभग 10 मंथ तो है। तो 10 मंथ इनफ है अगर कोई सही से सीरियसली प्रिपेयर करे तो। सीरियसली शुरुआत तो कर लेते हैं, हाँ सर। बट वो मेंटेन नहीं हो पाता है। पर 1 साल अगर सीरियसली प्रिपरेशन करे, 10 महीने इनफ है। हाँ सर। पर अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो? तो उसके लिए तो सर बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वो बिल्कुल स्लो सिलेबस कर सकता है, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। स्लो सिलेबस धीरे-धीरे पढ़ेगा तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएँगे और थोड़ा अपना स्किल्स और कॉलेज को भी मैनेज मेंटेन करना करके आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। चलिए, कोई एक लास्ट एडवाइस जो आप अपकमिंग एस्पिरेंट्स को देना चाहें? यही सर कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए प्रिपरेशन के बीच में, वरना दोबारा कंसिस्टेंट होने में बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है और आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, हुआ है सर, हुआ है एंड सेम वगैरह आए थे, मिड सेम आए थे, तब हुआ था। और फिर बहुत मुश्किल आई वापस आने में, हाँ सर। बट फिर भी हमने कर दिखाया। चलिए, अगर निखिल ने कर दिखाया है, सिर्फ़ 7 महीने, 6 महीने की प्रिपरेशन से कर दिखाया कि थर्ड ईयर में अंडर 100 रैंक लाएँ, 70 रैंक लाएँ, आप भी कर सकते हैं। हमें सेम चैलेंज नहीं लेना है कि हम भी बस 7 महीने ही पढ़ेंगे, निखिल ने किया 7 महीने तो हम भी 7 महीने करेंगे। हम ज़्यादा समय ले सकते हैं अपने आप को लेके, सो दैट पर डे बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स नहीं देने पड़ें, बर्नआउट थोड़ा कम हो। हम ज़्यादा लंबा समय लेंगे तो हम दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस कर पाएँ। हमारे पर्सनल इवेंट्स, चाहे वो पेरेंट्स के, आपके बर्थडे हों, आपके फ्रेंड्स के बर्थडे हों, फेस्टिवल्स हों, उन्हें थोड़ा एन्जॉय भी कर पाएँ। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा निश्चिंत होके समय निकाल पाएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हम ला पाएँ, अपने लिए लाएँ, क्योंकि ये आपका करियर है और आप उसके लिए अगर मेहनत करते रहेंगे, तो डेफ़िनिटली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज़ एज़ अ होल प्रिपरेशन जर्नी, पीडब्ल्यू का क्या योगदान रहा आपकी प्रिपरेशन में? सर पीडब्ल्यू में खजाना से पढ़ा था, वो बहुत हेल्पफुल था। सभी कंसेप्ट मैंने वहीं से क्लियर किए थे। उससे पहले मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छे से कंसेप्चुअली नहीं आता था। पर वहीं से पढ़ के और हाँ। आपको अच्छा लगा। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोग जो हैं अपनी जर्नी जिस तरीके से जब भी स्टार्ट करें, एकदम यूँ समझ लीजिए कि बैंग होके एकदम फुल यू नो पावर के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करें और वो पावर कंसिस्टेंसी जो आपकी है वो मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ताकि आप एंड में सबसे बेहतरीन रिजल्ट लाके अगले साल अपना, अपनी फैमिली का और डेफिनेटली अपने अपने खुद के फ्यूचर का जो नाम है वो ऊपर लेके जाएं, अपने फ्यूचर को ऊपर लेके जाएं, अपना पूरी फैमिली को ऊपर लेके जाएं। विद दोज बेस्ट विशेस, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आपकी फैमिली को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो बहुत प्राउड हैं आपके लिए, आपकी जर्नी को लेके। एंड देन जिस तरीके से आपने ये माइलस्टोन अचीव किया है, आप अपनी फैमिली को काफ़ी ऊपर तक लेके जाएँगे इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ योर माइलस्टोन्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे उसमें आपके रिजल्ट्स जो आएँगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एक बार फिर से, बहुत-बहुत बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशनल वीडियो। थैंक यू सर। Thank you so much. Have a great day. Bye bye.